नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर फेस्ट मनी एंड बैंकिंग है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में जो बैंकिंग का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी उनका संगठनात्मक ढांचा कैसा होता है, या वर्ल्ड वाइड देखें तो कौन कौन से स्ट्रक्चर डिफरेंट कंट्रीज में बैंक्स के बारे में देखने को मिलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको मेजरली 5 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जिसमें नंबर 1 आता है ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, शाखा बैंकिंग प्रणाली या पद्धति। इन जनरल जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप स्टडी करते हो तो आपको ब्रांच बैंकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। रीजन बीइंग यहाँ पर डिफरेंट बैंक्स हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर की कल भी बताया था मैंने आपको 12 बैंक्स हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो गए, फिर फॉरेन बैंक्स हैं, उसके बाद में और कई टाइप्स के बैंक आपको देखने को मिलते हैं और उनकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, वो डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट टाउन्स में देखने को मिलती है। ये होता है ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, यानी एक बड़ा बैंक है, फिर उसकी ब्रांचेज हैं वो आपकी पूरी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलती है, तो उसे ब्रांच बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। अब उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ लेबर। इस टाइप के जो बैंक्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जैसे MD हो गया, फिर उसके बाद में CMD और इस टाइप से, फिर आपके जो ब्रांच मैनेजर है, फिर उनके नीचे वर्क करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉइज हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और एक पर्सन एक ही टास्क को बार बार रिपीट करता है तो उसकी एफिशिएंसी उस पर्टिकुलर वर्क में आ जाती है, यानी हर एक पर्सन का वर्क है वो डिवाइडेड होता है, इसे डिवीजन ऑफ लेबर बोला जाता है। फिर सेकंड इसका बेनिफिट ये होता है मिनिमम रिस्क होती है। हालांकि मिनिमम रिस्क कहना गलत भी हो जाता है कई बार, पर फिर भी इसलिए इसे मिनिमम रिस्क बोला जाएगा कि एक ब्रांच में अगर ठीक से बिजनेस नहीं चल रहा है तो उस केस में दूसरी ब्रांच का जो बेनिफिट होता है उसको यूटिलाइज करा जा सकता है। फिर थर्ड आता है सेविंग ऑफ कैश रिजर्व। ये इसलिए बोला जाता है जैसे एक पर्टिकुलर ब्रांच है, SBI की जोधपुर ब्रांच है, उसमें रिजर्व आता है, फिर दूसरी ब्रांच है उसमें रिजर्व आता है, ऐसे दूसरी सिटी की ब्रांच है उसमें रिजर्व आता है। अब ये कैश रिजर्व इतना अपने पास में डिफरेंट ब्रांचेस के पास में और एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी दूसरी ब्रांच में इमीडिएटली विड्रॉ की रिक्वायरमेंट है तो ये कैश ट्रांसफर है वो दूसरी ब्रांच से भी करा जा सकता है, तो रिजर्व है उसमें सेविंग्स होती है। एक इसमें आता है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग इसलिए वर्ड यूज करा गया है कि अगर पूरी कंट्री में एक बैंक की डिफरेंट ब्रांचेज हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन करके सभी एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है। और इतने सारे एम्प्लॉइज होंगे तो पर एम्प्लॉय बैंक की कॉस्ट है वो भी मिनिमम आती है। और लास्ट आता है इंटरेस्ट रेट। इस केस में एक ही बैंक के जो डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, हर एक ब्रांच पर आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो डिपॉजिट के रेफरेंस में हो चाहे विड्रॉ के रेफरेंस में हो, देखने को मिलती है। तो सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स आपको देखने को मिलता है। फिर इसके कुछ लॉसेज भी होते हैं, जैसे इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है वो कई बार हार्मफुल हो जाता है। फिर एक आपके जो कंपटीशन है वो मिनिमम आपको देखने को मिलता है। हालांकि फिर भी थोड़ा बहुत कंपटीशन आजकल फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स आने की वजह से इंडिया में देखने को मिलता है, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें ज़्यादा कंपटीशन या हेल्दी कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड आता है यूनिट बैंकिंग सिस्टम, इकाई बैंकिंग प्रणाली। इसमें एक बैंक की एक ही यूनिट होती है, दूसरी कोई यूनिट नहीं होती है, चाहे वो एक पर्टिकुलर सिटी में हो या एक टाउन में हो, इसीलिए इनको यूनिट बैंकिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इकाई बैंकिंग प्रणाली या पद्धति से बोला जाता है। अब इसके भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे एक ही ब्रांच है और उसी का आपको मैनेजमेंट करना है तो आपके लिए उसे मैनेज करना इजी हो जाता है। सेकंड इसमें आता है लोकल इंटरेस्ट। अब मान लीजिए एक बैंक है वो पर्टिकुलर एक ही सिटी में है तो डेफिनेटली वो वहीं की लोकेलिटी के जो लोग हैं उन्हीं को बेनिफिट दे सकते हैं, इसीलिए इसमें लोकल इंटरेस्ट को इजीली डेवलप करा जा सकता है। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब मान लीजिए कि कंट्री में एक ही बड़ा बैंक है और फिर उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं और जिसका वो बैंक है तो बैंकिंग जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो सेंट्रलाइज्ड होकर एक ही पर्सन के हाथ में आ जाएगा। लेकिन यूनिट बैंकिंग सिस्टम है तो हर एक सिटी में आपको डिफरेंट बैंक देखने को मिलेंगे। इट मींस इकोनॉमिक पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है वो हो जाता है।
नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अब बड़े सारे बैंक आपके सामने हैं, फिर कोई छोटा बैंकर आना चाहता है, उसके लिए बड़ी रिस्क हो जाती है। बट एक सिटी में एक ही बैंक है, और तो जिस सिटी में नहीं होगा वहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल है वो इनिशिएटिव ले सकता है, वहाँ पर बैंक ओपन करने के लिए वो वहाँ पर पहल कर सकता है। नेक्स्ट आता है रीजनल डेवलपमेंट। जैसे इंडिया का एग्जांपल देता हूँ, डिफरेंट बैंक्स हैं अपने पास में, उसके बावजूद 1975 में आपको रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो ओपन करने पड़े। रीजन बीइंग जो बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं वो रूरल एरियाज में फंडिंग नहीं कर रहे थे, चाहे वो एग्रीकल्चर के पर्पज से हो, चाहे आपकी लोकल इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करने के पर्पज से हो। तो यहाँ पर जब एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सिटी में एक ही बैंक होगा तो उसका पर्टिकुलर उस रीजन के साथ में एसोसिएशन हो जाता है। तो रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी इस प्रणाली को बेटर माना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है चेन बैंकिंग सिस्टम, श्रृंखला बैंकिंग पद्धति। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को दो या दो से ज्यादा बैंक है उसका मैनेजमेंट है वो हैंडओवर कर दिया जाता है। यानी एक ही पर्सन होता है, एक बैंकर होता है, उसके पास में दो या दो से ज्यादा बैंक उसके पास में अवेलेबल होते हैं, तो इसे चेन बैंकिंग सिस्टम बोला जाता है, श्रृंखला बैंकिंग प्रणाली या पद्धति से बोला जाता है। अब इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे लेस एक्सपेंसिव माना जाता है इसको। और रीजन बीइंग एक पर्सन के पास में दो तीन बैंक होते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो ट्रेनिंग करा सकता है, दूसरा उसका बड़ा लेन देन नहीं है तो उसके जो अदर एक्सपेंडिचर है वो नहीं होते हैं, इसीलिए इसको लेस एक्सपेंसिव माना जाता है। दूसरा सेकंड पॉइंट इसमें आता है एफिशिएंसी, यानी पर्टिकुलरली आपको दो तीन चार बैंक ही हैंडल करने हो या दो तीन चार बैंक हैं उन्हीं की ब्रांचेस को आपको देखना होता है तो आप डेफिनेटली उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं, आपको आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उन्हीं को आपको यूटिलाइज करना है। ज़्यादा बड़ा मैनेजमेंट आपका नहीं है, स्मॉल लेवल पर आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यानी अनुकूलतम उपयोग है वो करेंगे। और लास्ट आता है इसमें इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम यहाँ पर जो बात आ रही है वो बैंकर के रेफरेंस में है, ना कि कस्टमर्स के रेफरेंस में। जब आपके पास जैसे ये यूनिट बैंकिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है एक ही पर्टिकुलर बैंक आपके पास में यहाँ पर 2 and more than 2 बैंक्स हैं उनको इंक्लूड करा जाता है, तो आप अपनी पर्सनल इनकम है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग, अनुरूप बैंकिंग। इसमें क्या होता है जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक सेपरेट होते हैं, बट कंट्री में एक लार्ज बैंक इस्टेब्लिश होता है और ये जितने भी बैंक होते हैं वो उस पर्टिकुलर बैंक के अंडर में आते हैं, उसके साथ में अपना अकाउंट है वो ओपन इनको कराना होता है। फिर बैंक है वो आपस में रिलेशन बना करके बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, इसीलिए इसको अनुरूप बैंकिंग या कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग का नाम दिया जाता है। अब इसके भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे क्विक कलेक्शन एंड ट्रांसफर। अब आपके पास में हर एक बैंकर है वो डिफरेंट है, तो वो अपना कलेक्शन भी इजीली कर लेगा। एक बैंक आपके सारे क्लियरिंग के काम करता है जिसके साथ में सभी बैंक्स का अकाउंट है, तो वो इजीली आपके जो ट्रांसफर्स होने हैं या क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या चेक्स हैं उनको इजीली क्लियर कर देता है, तो ट्रांसफर भी इजी हो जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस। बाय द वे कोई एक पर्टिकुलर बैंक है वो वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो उस केस में जो बड़ा बैंक जिसके साथ में बैंक का अकाउंट ओपन कराया हुआ है वो वहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे इंडिया में आरबीआई है वो बैंकिंग को फंडिंग करता है। नेक्स्ट आता है इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पर बैंक्स को ये परमिशन होती है, प्लस बैंक्स हैं वो आपस में अपनी सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हैं। और लास्ट आता है इंडिपेंडेंस। हालांकि एक बैंक के साथ में आपका अकाउंट है बट आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, तो इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता वहां पर आपके पास में होती है। और लास्ट इसमें आता है मिक्स्ड बैंकिंग सिस्टम, मिश्रित बैंकिंग पद्धति। जैसा कि इंडिया में डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक आपके पास में अवेलेबल हैं। जैसे डेवलपमेंट बैंक्स की मैं बात करूं, IFCI, IDBI, SIDBI, नाबार्ड, IIBI, ये कुछ बैंक्स है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वो पर्टिकुलरली डेवलपमेंट सेगमेंट में ही डील करते हैं या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज से ही डील करते हैं। नाबार्ड है वो पर्टिकुलरली रूरल इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करने का काम करता है। फिर कमर्शियल बैंक्स हैं वो एक स्मॉल पार्ट पर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, बट इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उनके साथ में भी वो डील करते हैं।
यानी अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग टाइप्स के बैंक होना है, उसे मिक्स्ड बैंकिंग सिस्टम बोला जाता है। हालांकि फिर बुक्स के अकॉर्डिंग ये भी सजेस्ट करा जाता है कि इंडिया के लिए ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। रीजन बीइंग इंडिया एक बड़ा कंट्री है और पॉपुलेशन भी है वो सेकंड पोजीशन पे इंडिया वर्ल्ड वाइड आता है, इसलिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए कुछ बड़े बैंक्स होने चाहिए, फिर उनकी डिफरेंट ब्रांचेज होनी चाहिए। तो ये आज के वीडियो में जो स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा है। इसका फर्दर पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।